तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम लोग आपके हिंदी निवारे के आखिरी चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है अतीत में दबे पाँव। तो आज की इस वीडियो से हम लोग आपके हिंदी निवारे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे और फिर मैंने आगे इंग्लिश के चैप्टर्स के बारे में सोच रखा है, तो आप उनकी वीडियो भी ज़रूर देखना। तो आज की वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहना, इसके माध्यम से हम हमारे हिंदी निवारे के चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं पाठ का सारांश। लेखक कहता है कि मोहनजोदड़ो व हड़प्पा दोनों स्थान अभी तक दुनिया के सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। मोहनजोदड़ो तो अमरकाल के शहरों में सबसे बड़ा था। यहाँ खुदाई में बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु की मूर्तियाँ, चाक पर बने चित्रित भांडे, मुहरे, साजो सामान और खिलौने आदि मिले। हड़प्पा के ज़्यादातर क्षेत्र रेल लाइन के दौरान विकास की भेंट चढ़ गए। मोहनजोदड़ो एक सभ्यता है। यह 200 हेक्टर क्षेत्र में फैला है तथा इसकी आबादी लगभग 85,000 थी। यह नगर छोटे मोटे टीलों पर आबाद था तथा ये प्राकृतिक नहीं थे। कच्ची पक्की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया था। इस शहर की सड़कों व गलियों में अब भी घूमा जा सकता है। यहाँ का सामान अजायज घरों की शोभा बढ़ा रहा है, परंतु शहर वही है। इस शहर की गलियाँ, रसोई, सुंदर नगर नियोजन की कहानी कहते हैं। शहर के सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप है, परंतु यह मोहनजोदड़ो सभ्यता के जीर्ण शीर्ण टीले पर बना है। 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने इस स्तूप की खोज की थी, तो उन्हें यहाँ ईसा पूर्व के निशान मिले। तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू किया। पहले इसी स्तूप पर पहुंचा। इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा जाता है। इन लाइनों में हमें कहा गया है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थान अभी तक दुनिया के सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं और मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा है, जहाँ खुदाई में बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर इत्यादि मिले थे। हड़प्पा का ज्यादातर क्षेत्र रेल लाइन विकास के दौरान भेंट चढ़ गया। मोहनजोदड़ो एक सभ्यता है जो कि 200 हेक्टर क्षेत्र में फैली हुई है। इसकी आबादी 25,000 मानी जाती थी। यह छोटे मोटे टीलों पर आबाद था। टीले थे वो प्राकृतिक नहीं थे। यह कच्ची पक्की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया था। इस शहर की सड़कें व गलियों में आज भी घूमा जा सकता है। यहाँ का सामान अजायज घरों यानी कि म्यूजियमों में रखा है, परंतु शहर आज भी वही है। इस शहर की गलियाँ, रसोई, सुंदर नगर नियोजन की कहानी कहते हैं, यानी कि रसोइयाँ और गलियाँ इतनी सुंदर ढंग से बनाई गई है जिससे कि ये नगर नियोजन की कहानी कहते हैं। शहर के सबसे ऊंचे चबूतरे पर बौद्ध स्तूप है, परंतु यह मोहनजोदड़ो सभ्यता के जीर्ण शीर्ण टीले पर बना है। 1922 में राखलदास बनर्जी ने इस स्तूप की खोज की थी और फिर जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई शुरू हुई। यह नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप भी कहा जाता है। आगे में बताया गया है कि जो बौद्ध स्तूप था उसको गढ़ कहा जाता है। दुनिया भर की प्रसिद्ध इमारतों के खंडर चबूतरों के पश्चिम में है। इनमें प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला और कोठार है। केवल अनुष्ठानिक महाकुंड अपने मूल स्वरूप में बचा है, शेष इमारतें उजड़ी हुई है। मोहनजोदड़ो का नगर नियोजन बेमिसाल है। अधिकांश सड़कें सीधी है या आड़ी है। इसे वास्तुकार ग्रिड प्लान कहते हैं। आजकल की सेक्टर नुमा कॉलोनियों में हमें आड़ा सीधा नियोजन मिलता है, परंतु वह रहन सहन को निरसा बनाता है। ब्रासीजिया, चंडीगढ़ या इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर हैं, परंतु उनमें स्वयं सहने की क्षमता नहीं है। चबूतरे के गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु नदी बहती है। दक्षिण में टूटे घर कामगारों के हैं। लेखक प्रश्न करता है कि निम्न वर्ग का अस्तित्व था या नहीं। शायद उनके घर कमजोर रहे जो समय के अनुसार नष्ट हो गए। टीले के पास महाकुंड है। इसका नाम देव मार्ग रखा गया। यह सामूहिक स्नान के काम आता था। यह 40 फुट लंबा, 25 फुट चौड़ा व 7 फुट गहरा था। इसके उत्तर व दक्षिण में सीढ़ियां उतरती है। इसके 3 तरफ साधुओं के कक्ष हैं, तो उत्तर में 2 पंक्तियों में 8 स्नान घर हैं। इनमें किसी का दरवाजा एक दूसरे के सामने नहीं खुलता है। इस कुंड का निर्माण पक्की ईंटों से हुआ है। पानी का रिसाव रोकने तथा गंदे पानी से बचने के लिए कुंड के तल पर दीवार व चूने व चिरोड़ी के गारे का प्रयोग किया गया है। पानी के लिए एक तरफ कुआं है। इन लाइनों में कहा गया है कि जो बौद्ध स्तूप मिला था उस हिस्से को गढ़ कहा जाता है। दुनिया भर में प्रसिद्ध इमारतों के खंडर चबूतरे पश्चिम में पाए जाते हैं। इनमें प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला और कोठार शामिल है। इसमें केवल महाकुंड जो कि अनुष्ठानिक थे वे ही अपने मूल स्वरूप में बचे हैं। बाकी शेष इमारतें उजड़ी पड़ी है।
मोहनजोदड़ो का नगर नियोजन बहुत ही बेमिसाल है। इनमें अधिकांश सड़कें सीधी है या आड़ी है, जिसे वास्तुकार ग्रिड प्लान कहते हैं। इसी ग्रिड प्लान से आज की कॉलोनियां बसी है, जैसे कि चंडीगढ़ या इस्लामाबाद जैसे शहर बसे हैं। चबूतरे के गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती पाई जाती है। उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु नदी बहती है। दक्षिण में टूटे घर कामगारों के हैं। लेखक प्रश्न करता है कि निम्न वर्गों का अस्तित्व था या नहीं। शायद उनके घर कमजोर रहे होंगे जो समय के साथ नष्ट हो गए। टीले के पास महाकुंड है, इसका नाम देवमार्ग रखा गया है। टीले के पास एक महाकुंड है जिसका नाम देवमार्ग रखा गया है। यह सामूहिक स्नान के काम आता है, यानी सभी के नहाने के काम आता है। यह 40 फुट लंबा है और 25 फुट चौड़ा है तथा 7 फुट गहरा है। इसके उत्तर व दक्षिण में सीढ़ियां उतरती है। इसके 3 तरफ साधुओं के कक्ष हैं, जो उत्तर में 2 पंक्तियों में 8 स्नान घर हैं इसके अंदर, जिसमें किसी का भी दरवाजा एक दूसरे के सामने नहीं खुलता है। इस कुंड का निर्माण 25 ईंटों से किया गया है। पानी को रिसाव रोकने के लिए तथा गंदे पानी से बचने के लिए कुंड के तल व दीवार पर चूने व चिरोड़ी के गारे का प्रयोग किया गया है। पानी के लिए एक तरफ कुआं भी है। आगे में बताया गया है जो कुंड है उसके बाहर पानी निकालने के लिए नालियां बनाई गई है। यह पक्की ईंटों से बनी है तथा ईंटों से ही ढकी हुई है। जल निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले इतिहास में कभी नहीं मिलता है। कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोठार है। शायद यहाँ कर के रूप में हासिल अनाज जमा किया जाता था। यहाँ 9 चौकियों की 3 कतारें हैं तथा उत्तर की एक गली में बैलगाड़ी के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं, जो माल की ढुलाई करती होगी। सिंधु घाटी का काल में व्यापार के साथ उन्नत खेती भी होती थी। अब इसे खेतीहर व पशुपालक सभ्यता माना जाता है। पत्थर व तांबे की बहुतायत थी, परंतु लोहा नहीं था। पत्थर सिंध से तथा तांबा राजस्थान से मिलता था। उनके उपकरण खेतीबाड़ी में प्रयोग किए जाते थे। कपास, गेहूं, जौ, सरसों की उपज के सबूत मिले हैं। यही कपास, बेर, खजूर, खरबूजे, अंगूर, ज्वार, बाजरा और रागी की भी खेती होती थी। यहाँ से मिला सूती कपड़ा दुनिया के सबसे पुराने नमूनों में से एक है। दूसरा सूती कपड़ा 3000 ईसा पूर्व का है, जो जॉर्डन में मिला। मोहनजोदड़ो रंगाई भी होती थी। ऊन व लिनन का आयात सुमेर से होता था। महाकुंड के उत्तर पूर्व में लंबी इमारत के अवशेष मिले हैं। इसके बीच में से खुला बड़ा दलाना भी है तथा 3 तरफ बरामदे हैं। इसे कॉलेज ऑफ प्रीस्ट माना जाता है। इन लाइनों में हमें बताया गया है जो कुंड है उससे पानी बाहर निकालने के लिए नालियां बनाई गई है, जो पक्की ईंटों से बनी है तथा उन्हीं ईंटों से ढकी है। ऐसा जल निकासी का सुव्यवस्थित बंदोबस्त इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। कुंड की दूसरी तरफ एक विशाल कोठार है। यहाँ लेखक कहता है कि शायद कर के रूप में हासिल अनाज जमा किया जाता था। यहाँ 9 चौकियों की 3 कतारें हैं तथा उत्तर की गली में एक बैलगाड़ी के प्रयोग के लिए साक्ष्य मिले हैं, जो माल की ढुलाई करती हुई। सिंधु घाटी काल में व्यापार के साथ साथ उन्नत खेती भी होती थी। अब इसे खेतीहर व पशुपालक सभ्यता भी माना जाता है। पत्थर व तांबे की बहुतायत थी, परंतु लोहा नहीं था। पत्थर सिंध से तथा तांबा राजस्थान से मिलता था। इनके उपकरण खेतीबाड़ी में प्रयोग किए जाते थे। कपास, गेहूं, जौ, सरसों की उपज के सबूत मिले तथा कपास, बेर, खजूर, खरबूजे, अंगूर इत्यादि की भी खेती भी होती थी। यहाँ से मिली सूती कपड़ा दुनिया का सबसे पुराने नमूनों में से एक है। दूसरा कपड़ा मिला था जो कि 3000 साल पूर्व था, जो जॉर्डन में मिला था। मोहनजोदड़ो में रंगाई भी होती थी। ऊन व लिनन का आयात सुमेर से होता था। महाकुंड के उत्तर पूर्व में लंबी इमारत के अवशेष मिले हैं। इसके बीच में खुला बड़ा दलाना है तथा 3 तरफ बरामदे हैं। इसे कॉलेज ऑफ प्रीस्ट्स माना जाता है। आगे में बताया गया है दक्षिण में 20 खंभों वाला एक हॉल था, जो शायद राज्य सचिवालय, सभा भवन या समुदाय के अंदर रहा होगा। गढ़ की 4 दीवारी के बाहर नीचा शहर था। खुदाई की प्रक्रिया टिल्लों का आकार घट गया था। पूर्व की बस्ती और रईसों की बस्ती थी। इसमें बड़े घर, चौड़ी सड़कें तथा ज्यादा कुएं थे। मोहनजोदड़ो के सभी खंडर की खुदाई करने वाले पुरातत्व का संक्षिप्त नाम डीके रचा गया। डीके क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। शहर की मुख्य सड़क यही है। यह बहुत लंबी सड़क है तथा 33 फुट चौड़ी है। इस पर एक साथ 2 बैलगाड़ियां आ जा सकती है। यह सड़क बाजार तक पहुंचती थी। इस सड़क के दोनों ओर घर है। सड़क की तरफ कोई दरवाजा नहीं खुलता है। ऐसी ही शैली चंडीगढ़ में प्रयोग की गई थी। सड़क के दोनों तरफ ढकी हुई नालियां थी। हर घर में एक स्नान घर था। नालियों घर का पानी हौदी तक लाती थी तथा फिर वे नालियां के जाकर जुड़ जाती थी। ज्यादातर नालियां ढकी हुई है। बस्ती की अधिकतर सड़कें 9 से 12 फुट तक चौड़ी है। बस्ती के कुएं पक्की हुई एक ही आकार की ईंटों से बने हैं। ये बने नहीं, वही लगभग 700 से ज्यादा पाए गए। इसे जल संस्कृति भी कहा जाता है। इन लाइनों में हमें बताया गया है कि दक्षिण में एक 20 खंभों वाला बड़ा हॉल था, जो शायद राज्य सचिवालय, सभा भवन या कोई सामुदायिक केंद्र रहा हो गया। गढ़ की 4 दीवारी के बाहर नीचा नगर था।
खुदाई की प्रक्रिया टीलों का आकार घटा रही थी। पूर्व में रईसों की बस्ती थी। इसमें बड़े गढ़, चौड़ी सड़कें तथा कुएं थे। मोहनजोदड़ो के सभी खंडरों की खुदाई करने वाले पुरातत्वों का संक्षिप्त नाम डीके रचा गया। डीके क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। शहर की मुख्य सड़क यहीं पर थी। यह बहुत लंबी सड़क थी तथा 33 फुट चौड़ी थी। इस पर एक साथ दो बैलगाड़ियां आ जा सकती थी। यह सड़क बाजार तक पहुंचती थी। इस सड़क के दोनों ओर घर थे, पर कोई भी घर का दरवाजा इस सड़क पे नहीं खुलता था। यह सेम शैली चंडीगढ़ में भी अपनाई गई थी। सड़क के दोनों तरफ ढकी हुई नालियां थी। हर घर में एक स्नान घर था। नालियां घर का पानी हौदी तक लाती थी। ज्यादातर नालियां ढकी हुई है। बस्तियों के अधिकतर सड़कें 9 से 12 फुट की थी। बस्ती के कुएं पक्की व एक ही प्रकार के ईंटों से बने हुए थे। यहाँ लगभग 700 कुएं पाए गए। इसे जल संस्कृति भी कहा गया। आगे में बताया गया है डीकेजी हल्के घरों की दीवारें ऊंची और मोटी है। यहाँ शायद 2 मंजिला मकान भी होंगे। सभी पकी हुई ईंटों से बने थे तथा ईंटों का आकार भी एक ही था। 1:2:4 के अनुपात की थी। यहाँ घरों में केवल प्रवेश द्वार है, खिड़कियां नहीं। बड़े घरों के भीतर आंगन के चारों तरफ बने कमरों में खिड़कियां हैं। घर छोटे बड़े हैं, सभी एक कतार में हैं तथा अधिकतर का आकार 30x30 फुट का है। कुछ इनसे काफी बड़े भी थे। इनकी वास्तुशैली भी एक जैसी लगती है। डीकेजी 100 हल्के से एक घर से दाढ़ी वाले याजक नरेश की मूर्ति मिली। यह 4 हल्के के बड़े घर में कुछ कंकाल मिले। प्रसिद्ध नर्तकी स्वरूप भी इसी हल्के के छोटे घर में मिली। यहीं पर एक बड़ा घर है जिसे उपासना केंद्र समझा जाता है। गढ़ी के पीछे वीएस हिस्से में रंगरेज का कारखाना है, जहां जमीन में ईंटों के गोल गड्ढे उभरे हुए। यहाँ 2 कतारों में 1 मंजिला मकान है। सब में 2-2 कमरे हैं। ये कर्मचारी या कामगारों के घरों रहे होंगे। मोहनजोदड़ो में अन्य सभी वास्तुएं चौकार या आयताकार है। लेखक बड़े घरों में भी छोटे कमरे देखकर हैरान है। इसका कारण आबादी बढ़ना या निचली मंजिल पर नौकरों का निवास हो सकता है। सीढ़ियां शायद लकड़ी की रही होगी। ऊपरी मंजिल पर लकड़ी की साज सज्जा की जाती होगी। इन लाइनों में हमें कहा गया है कि डीकेजी के हल्के घरों की दीवारें ऊंची और मोटी थी, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ 2 मंजिले मकान भी होंगे। सभी पक्की ईंटों से बने हुए थे तथा ईंटें भी एक ही आकार की थी। यहाँ केवल प्रवेश द्वार थे, खिड़कियां नहीं थी। बड़े घरों के भीतर आंगन के चारों तरफ बने कमरों में खिड़कियां हैं। घर छोटे बड़े हैं, सभी एक कतार में है तथा अधिकतर का आकार 30x30 फुट का है। कुछ इनसे काफी बड़े हैं। सबकी वास्तुशैली भी एक जैसी लगती है। एक घर से दाढ़ी वाले याजक नरेश की मूर्ति मिली। यह 4 हल्के के बड़े घर में कुछ कंकाल मिले। प्रसिद्ध नर्तकी स्वरूप भी हल्के के घर में मिली। यहीं पर एक बड़ा घर है जिसे उपासना केंद्र समझा जाता है। गढ़ी के पीछे वीएस हिस्से में रंगरेज का कारखाना है, जहां जमीन में ईंटों के गोल गड्ढे उभरे हुए मिले। यहाँ 2 कतारों में 1 मंजिला मकान है। सब में 2-2 कमरे हैं। ये कर्मचारियों या कामगारों के घर रहे होंगे। मोहनजोदड़ो में अन्य सभी वस्तुएं चौकोर या आयताकार है। लेखक बड़े घरों में भी छोटे कमरे देखकर हैरान था। इसका कारण आबादी बढ़ना या निचली मंजिल पर नौकरों का निवास हो सकता है। सीढ़ियां शायद लकड़ी की रही होगी। ऊपर मंजिल पर लकड़ी की साज सज्जा की जाती होगी। आगे में बताया गया है अधिकतर घरों में खिड़कियों या दरवाजों पर छज्जों के चिन्ह नहीं है। गर्म क्षेत्र में ये चीजें आम होती है। इसका तात्पर्य यह है कि हाथी, शेर, गेंडा आदि जीवों की तस्वीरों से लगता है कि यहाँ जंगल थे तथा अच्छी खेती से सिंचाई की जाती थी। इस क्षेत्र में नहर के प्रमाण नहीं मिलते हैं। इसका मतलब यह निकलता है कि कुओं के अत्यधिक इस्तेमाल से भूतल जल भी नीचे चला गया और बस्ती उजड़ गई। तेज हवा बह रही थी। हर जगह लेखक को साए साए की ध्वनि सुनाई दे रही थी। यहाँ सब खंडर है, लेकिन घर एक नक्शा नहीं होता। हर घर का संस्कारमय आकार है। लेखक को यहाँ राजस्थान व सिंध, गुजरात के घर की याद आ गई। यहाँ जवार की खेती हजारों साल से होती है। मोहनजोदड़ो के घर में टहलते हुए उसे जैसलमेर के गांव कुलदरा की याद आ गई। यह पीले पत्थरों के घरों वाला एक खूबसूरत गांव है। यहाँ घर है परंतु लोग नहीं। 150 साल पहले राजा से तकरार पर स्वाभिमानी गांव का हर सदस्य अपना घर छोड़कर चला गया। घर खंडर हो गए पर ढहे नहीं। लोग निकल गए, वक्त वही रह गया। इन लाइनों में हमें बताया गया है खिड़कियों या दरवाजों पर छज्जों के निशान नहीं थे। गर्म क्षेत्र में ये चीजें पाई जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि हाथी, शेर, गेंडा आदि जीवों की तस्वीरों से लगता है यहाँ जंगल थे तथा अच्छी खेती से सिंचाई की जाती थी। इस क्षेत्र में नहर के भी कोई परिणाम नहीं मिलते हैं। इसका मतलब यह निकलता है कि कुओं से अत्यधिक
इस्तेमाल होने से भूतल नीचे चला गया, जिससे बस्ती उजड़ गई। यहाँ तेज हवा बहती है, हर जगह लेखक को साए साए की ध्वनि सुनाई दे रही थी। यहाँ सब खंडर है, लेकिन घर का नक्शा नहीं, हर घर संस्कारमय आकार में बना हुआ है। लेखक को यहाँ राजस्थान व सिंध गुजरात के घर की याद आ गई। यहाँ जवार की खेती हजारों सालों से होती थी। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए जैसलमेर के गांव कुलधरा की याद आ गई लेखक को। यह पीले पत्थरों वाला गांव एक खूबसूरत गांव था। यहाँ घर है परंतु लोग नहीं। 150 साल पहले राजा से कोई तकरार पर स्वाभिमानी गांव के सदस्य अपना घर छोड़कर चले गए। घर खंडर हो गए, पढ़ाई नहीं, लोग निकल गए, वक्त नहीं वहीं रह गया। आगे में बताया गया है, जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों में एक विशाल ग्रंथ छपवाया। उसमें खुदाई में मिली ठोस पहियों वाली मिट्टी की गाड़ी के चित्र के साथ साथ सिंध की वर्तमान बैलगाड़ी का चित्र प्रकाशित है। दोनों में कमानी या आरे वाले पहिए का प्रयोग किया गया। अब उन पहियों की जगह जीप के उतरते पहिए लगते हैं। हवाई जहाज के उतरन पहिए बाजार में आने के बाद ऊंट गाड़ी का आविष्कार हो गया। मेजबान और अजायज घर के बारे में बताया गया है। यह अजायब घर छोटा है तथा सामान भी ज्यादा नहीं है। अधिकतर चीजें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन की है। मोहनजोदड़ो से ये 50,000 से ज्यादा चीजें मिली है। यहाँ एक काला पड़ गया गेहूं, तांबे व कांसे के बर्तन, मुहरे, वाग्य, चाक पर बने विशाल बरंद भांड, चौपड़ की गोटियां, दिए, माप तोल के पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी, 2 पाटन वाली चक्की, कंघी, पत्थर के औजार, सोने के गहने आदि थे। इस अजायज घर में औजार तो है परंतु हथियार नहीं। पूरी सिंधु सभ्यता में कहीं हथियार नहीं मिले। विद्वान निष्कर्ष निकालते हैं कि यह अनुशासन ताकत के बल पर नहीं, शायद सैन्य सत्ता भी नहीं रही होगी। दूसरे यहाँ पर प्रभुत्व या दिखावे की कोई तेवर नहीं है। इन लाइनों में हमें बताया गया है कि जॉन मार्शल मोहनजोदड़ो के 3 खंडों में एक विशाल ग्रंथ छपवाया। इसमें खुदाई में मिली ठोस पहियों वाली मिट्टी की गाड़ी के चित्र के साथ सिंध की वर्तमान बैलगाड़ी का चित्र भी प्रकाशित है। दोनों कमानी या आरे वाले पहिए का प्रयोग किया गया है। अब उन पहियों की जगह जीप के उतरन पहिए लगते हैं। हवाई जहाज के उतरन पहिए बाजार में आने के बाद ऊंट गाड़ी का आविष्कार हो गया। मेजबान ने अजायज घर के बारे में बताया। यह अजायज घर छोटे हैं तथा सामान भी ज्यादा नहीं है। अधिकतर चीजें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन से लाई गई। मोहनजोदड़ो से भी यहाँ 50,000 से ज्यादा चीजें हैं। यहाँ पे काला पड़ गया गेहूं, तांबे कांसे के बर्तन, मोहरे, वाग्य यंत्र, चाक पर बने विशाल मर्दभांड, चौपड़ की गोटियां, दिए, मापतोल, पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी, 2 पटन वाली चक्की, कंघी, पत्थर के औजार, सोने के गहने। इस अजायज घर में औजार तो है परंतु कोई भी हथियार नहीं। पूरी सिंधु सभ्यता में कहीं भी हथियार नहीं मिले। इससे विद्वान निष्कर्ष निकालते हैं कि यहाँ पे ताकत के बल पर अनुशासन नहीं था, सैन्य सत्ता भी नहीं रही होगी। यहाँ पर बुद्ध या दिखावे का कोई तेवर नहीं था। आगे में बताया गया है, दूसरी सभ्यता में राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थान, मूर्तियां और पिरामिड मिलते हैं, परंतु हड़प्पा संस्कृति में महल, मंदिर, समाधियां नहीं मिलती। यहाँ मूर्ति शिल्प व औजार भी छोटे हैं, मुकुट व नावें भी छोटी है। शायद यह लो प्रोफाइल सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो साधन व व्यवस्थाओं के अनुसार भी सबसे समृद्ध है, परंतु यह आडम्बर नहीं है। दूसरे, यहाँ की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता, अतः अनेक रहस्य अभी तक सामने नहीं आए हैं। सिंधु घाटी के लोग कलाप्रिय थे। उनकी यह कलाप्रिय वास्तुकला, धातु व पत्थर की मूर्तियां, मर्द भांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वस्तु, वनस्पति, पशुओं, पक्षियों की छवियां, सुनिर्मित मुहरे, उन पर उकेरी गई आकृतियां, खिलौने, सुदृढ़ अक्षरों से सिद्ध होती है। सिंधु घाटी सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राजपोषित या धर्मपोषित न होकर समाज पोषित था। अजायज घरों में तांबे व कांसे की सुइयां मिली। काशीनाथ दीक्षित को सोने की 3 सुइयां मिली। शायद यह कसीदाकारी के काम आती होगी। नरेश के बदन पर आकर्षक गुलकारी वाला दुशाला भी है। आज छापे वाला कपड़ा अजरक सिद्ध की खास पहचान है। यहाँ हाथीदांत व तांबे के सुए भी मिले, जो शायद दरिया बनाने के काम आते थे। अब मोहनजोदड़ो में खुदाई बंद कर दी गई है, क्योंकि सिंधु के पानी के रिसाव से क्षार और दलदल की समस्या पैदा हो गई है। अब इन चीजों खंडरों को बचाकर रखना ही चुनौती है। इन लाइनों में हमें बताया गया है, जैसे कि दूसरी सभ्यताओं में राजतंत्र तथा धर्म तंत्र को प्रदर्शित करने वाले महल, उपासना स्थान, मूर्तियां और पिरामिड मिलते हैं, वैसा हड़प्पा संस्कृति में नहीं मिलता है। यहाँ मूर्ति शिल्प व औजार छोटे हैं, मुकुट व नावें छोटी है। शायद यह लो प्रोफाइल सभ्यता रही होगी। मोहनजोदड़ो साधन व
व्यवस्था के अनुसार सबसे समृद्ध है, परंतु यहाँ आडंबर नहीं थे। दूसरी, यहाँ की लिपि अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी, अतः यहाँ के अनेक रहस्य हमारे सामने नहीं आए हैं। सिंधु घाटी के लोग कलाप्रिय थे। उनकी यह कलाप्रिय वास्तुकला धातु व अन्य चीजों से सिद्ध होती है। सिंधु घाटी सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राजपोषित या धर्मपोषित न होकर समाज पोषित था। यहाँ के अजायज घरों में तांबे व कांसे की सुइयां मिलती है। काशीनाथ दीक्षित को सोने की 3 सुइयां मिली, शायद ये किसी दाकारी के काम आती होगी। नरेश के बदन पर एक आकर्षक गुलकारी वाला दुशाला भी था। आज छापे वाला कपड़ा अजरक सिंध की खास पहचान है। यहाँ हाथी दांत व तांबे के सुए भी मिली, जो शायद दरिया बनाने के काम आते थे। अब मोहनजोदड़ो में खुदाई बंद कर दी गई है, क्योंकि सिंधु नदी के पानी के रिसाव के क्षार और दलदल की समस्या पैदा हो गई है। अब यहाँ के साधनों को बचाकर रखना ही चुनौती है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने हमारा चैप्टर अतीत में दबे पांव कंप्लीट कर लिया है। मैं आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। हालांकि ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है, क्योंकि ये हिस्ट्री टाइप चैप्टर है, पर आप इसमें मोटी मोटी चीज़ें याद कर लें, ज़्यादा इतना ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसके साथ ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है। अब मैं आगे इंग्लिश की वीडियोस लाऊंगा, तो वो वीडियोस भी ज़रूर देखना। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।